हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स की इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैनल पर लगातार आपको हर विषय पर वीडियो अपलोड की जा रही है। चाहे वो करंट अफेयर्स का ही सेक्शन हो, चाहे यूपी हो, या फिर आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है आप लोगों के लिए, जो अलग अलग परीक्षाओं में यानी किसी भी लेवल की परीक्षा के लिए आपके जो तैयारी है उसको जो है एक अच्छी दिशा देगी, एक अच्छी तीव्रता देगी। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना जो स्नेह है उसको जरूर दीजिएगा। चलिए, आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है इसको शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अभेद कौन सा हो जाएगा? अभेद। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अभेद है क्या, तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो अभेद है इसको हम कह सकते हैं ये एक हल्का जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या है ये? एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको किसने बनाया है? तो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ, जो कि आपको पता है कि भारतीय सेना के लिए रक्षा जो उपकरण है उनको तैयार करने वाला संगठन है और एक बड़ा ही विश्वसनीय संगठन कह सकते हैं कि जो सेना के लिए काफी सारे काम करता है, काफी नई नई चीजों का आविष्कार करता है। तो डीआरडीओ ने अभी एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है जिसका नाम क्या रखा गया है? अभेद। तो अभेद क्या है? ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है दोस्तों, ये किस चीज का बना हुआ है? तो अगर कभी भी आपसे कहता है कि जो अभेद है वो किससे बना है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो बोरान का प्रयोग किया गया है इसमें, तो बोरान का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बोरान का कार्बोनेट कार्बाइड जो है और सिरेमिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोरान, कार्बाइड और सिरेमिक, ये चीज याद रखिएगा, सिरेमिक। तो सिरेमिक जो है इन दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। वैसे आमतौर पे जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो काफी ज्यादा भारी हो जाते हैं, ठीक है। जब ज्यादा भारी हो जाएंगे तो हमको मूव करने में क्या होगी? दिक्कत होगी। ये अभेद जो है वो बहुत हल्का है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि अभेद जो है एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको डीआरडीओ ने, या जो है कह सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जो बहुत सारे हथियार हैं, उनका बहुत ज्यादा युद्ध में इस्तेमाल होता है। जैसे इनमें एक भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये एक ऐसी मिसाइल है जो एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। इस बात को मैंने पहले भी बताया है और दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कभी भी आपसे पूछता है या इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल कभी भी पूछता है तो वो कौन हो जाएगी? अग्नि 5 हो जाएगी। अगर कहता है कि नाग क्या है, तो दोस्तों ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, यानी दुश्मन के जो टैंक हैं उनको ध्वस्त करने के लिए इसको बनाया गया है और इसे क्या कहते हैं? एंटी टैंक मिसाइल। इसके अलावा एक मिसाइल है जिसे हम ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं। ब्रह्मोस जो है ये भारत की पहली सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक उस जहाज को या उस जो है चीज को कहा जाता है जिसकी तीव्रता जो है, स्पीड जो है, वो ध्वनि की तीव्रता से कम 3 गुना ज्यादा हो, ठीक है। ये जो सुपरसोनिक टेक्निक है ये सबके पास नहीं है, बहुत गिने चुने देश हैं जिनके पास सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, ठीक है। और सुपरसोनिक मिसाइल का ही बल है कि देखिए वहां जो ईरान है वो क्या कर रहा है? इजराइल तक बैठकर जो है मार कर रहा है और वो मिसाइलें जो है उसको वहां का जो कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम जो है उसको जो है रोक नहीं पा रहा है। कारण क्या है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और किंझल नाम की एक मिसाइल है जो रशिया के पास है, तो याद रखिएगा वो भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो ये आप याद रखेंगे। साथियों, अगला सवाल जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। आपको पता है कि भारत का एक दक्षिण राज्य है तमिलनाडु, और करंट का एक क्वेश्चन यहाँ से अभी बन रहा है जो कि आपका परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, पूरे भारत में जब सर्वे किया गया, पूरे भारत में जब इस बात का अध्ययन किया गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एक्सीडेंट से या दुर्घटना से होने वाली जो मौतें हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है, तो साथियों ये याद रखिएगा ऐसा कहां पर देखा गया है, यानी सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु जो है, सड़क दुर्घटना के मामले जो सबसे ज्यादा हैं वो कहां पर है, उसमें होने वाली जो मृत्यु हो, सड़क दुर्घटना से होने वाली जो मृत्यु है उसका डाटा जब चेक किया गया तो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर मिलता है? तो वो तमिलनाडु राज्य में।
अब तमिलनाडु राज्य में इस चीज को याद रखिएगा, 2024 का एकदम करंट का डाटा है ये, कि अगर कभी भी पूछे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत होती है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। आगे एक लाइन और याद रखेंगे, ये जो तमिलनाडु है दोस्तों, यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम क्या कहते हैं, मुदुमलाई के नाम से जानते हैं। तो सवाल आपसे कर सकता है कि मुदुमलाई का जो नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है, तो मुदुमलाई नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में है। एक विशेष बात यहां पर ध्यान रखनी है कि यहीं पर कार्डेमम नाम का पर्वत है, ठीक है। ये जो कार्डेमम पर्वत है, कार्डेमम पर्वत, ये इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए? इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सवाल करता है कि कार्डेमम पर्वत की जो सीमा है वो किन दो राज्यों को स्पर्श करती है, तो एक तरफ तो केरल राज्य है और दूसरी तरफ दोस्तों तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये, तो चाहे इसको केरल ले लीजिए और चाहे इसको क्या कह दीजिए, तमिलनाडु। चूंकि दोनों के बॉर्डर पर स्थित है इसलिए इसको कहा जाता है केरल और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। इसके अलावा ये चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि एक जनजाति पाई जाती है और उस जनजाति को हम लोग कहते हैं टोडा जनजाति। क्या कहते हैं? टोडा जनजाति। कभी भी पूछे कि टोडा नाम की जो जनजाति है वो कहां पर पाई जाती है, तो तमिलनाडु राज्य में। ये जो टोडा है दोस्तों, याद रखिएगा कि टोडा जनजाति एक ऐसी जनजाति है, जैसे ये 5 भाई हैं, तो ये पांचों भाई मिलकर एक ही महिला से शादी कर लेते हैं और इस विवाह को कहा जाता है भ्रातक बहुपति विवाह। क्या कहते हैं? भ्रातक बहुपति विवाह। तो भ्रातक बहुपति विवाह, ये विवाह कौन करता है? तो टोडा जनजाति के लोग करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति है जिसमें भ्रातक बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है, तो वो टोडा जनजाति में। इसीलिए चूंकि एक सभ्य समाज को ये नहीं होता है कि 5 भाई हैं तो पांचों ने एक महिला से शादी कर ली यहाँ पर, इसलिए इनकी जो संस्कृति है, जो टोडा जनजाति की जो संस्कृति है उसको भैंस संस्कृति कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि भैंस संस्कृति के नाम से किस जनजाति की संस्कृति को माना जाता है, तो वो हो जाएगा टोडा जनजाति। यहीं पर एक नगर है तमिलनाडु में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मदुरै। क्या कहते हैं? मदुरै। जो मदुरै नाम का नगर है, मदुरै भी कहते हैं, मदुरई भी कहते हैं, इसको एक उपनाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसको कहा जाता है त्योहारों का नगर। तो याद रखिएगा कि त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? तो मदुरई या मदुरै को कहा जाता है, जो कि कहाँ है, किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं अनाईमुडी। क्या कहते हैं? अनाईमुडी। कभी भी सवाल करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे? अनाईमुडी। जो अनाईमुडी है दोस्तों, ये कहां पर है, तो ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस लाइन को भी आप लोग स्टार बनाकर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझें, यहाँ पर क्या है, तो अनाईमुडी जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला फैक्ट याद रखिएगा कि जो भारत के मिसाइल वैज्ञानिक हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एपीजे कलाम, यानी अबुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम। ये जो एपीजे थे, भारत के कह सकते हैं कि पहले या भारत के सर्वश्रेष्ठ जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ भारत के मिसाइल वैज्ञानिक भी हैं। इनका जो संबंध है वो तमिलनाडु में है। इस चीज को याद रखिएगा कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के रहने वाले थे और एक साधारण से परिवार के रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन इनके अंदर असाधारण प्रतिभाएं थी और इन्होंने आगे चलकर भारत में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें जो है भारत को बहुत शीर्ष पर पहुंचाया। कहीं ना कहीं कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जितने कम बजट में ये लोग मिसाइल वगैरह तैयार करते हैं, वास्तव में यकीन मानिए कि दुनिया के दूसरे देशों में तमाम सारी जो है उनके पास सुविधाएं होती हैं, लेकिन चाहे भारत का खिलाड़ी हो या भारत के जो है वैज्ञानिक हो, ये सब बेचारे अपना शीर्ष योगदान अपने देश के लिए देते हैं। तो मिसाइल वैज्ञानिक एपीजे जो है, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम था अग्नि की उड़ान। तो कभी भी आपसे पूछ सकता है कि अग्नि की उड़ान जो है वो किसकी रचना है? अग्नि की उड़ान, इसको कभी कभी एक नाम और दे देता है, वो इसी को इंग्लिश में पूछ लेता है कि किसने लिखा था, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये किसकी रचना हो जाएगी, ये हो जाएगी एपीजे की। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर एडम ब्रिज है। क्या है? एडम ब्रिज। ये जो एडम ब्रिज है इसको आदम का पुल आदम का पुल भी कहा जाता है। एडम ब्रिज या आदम का पुल भी कहा जाता है।
तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में शुरू होता है और तमिलनाडु में रामेश्वरम से शुरू होता है और रामेश्वरम में जो है याद रखिएगा ये जो है श्रीलंका तक जाता है। ये माना जाता है कि वही सेतु है जिसका निर्माण भगवान श्री राम ने किया था, ठीक है, उन्होंने कराया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। एडम ब्रिज जो है वो कहाँ किसके 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 बीच में है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एक तरफ तो भारत में है, तमिलनाडु में रामेश्वरम में है, ठीक है, और भारत में जो है वो आपका धनुषकोडी नामक स्थान से शुरू होता है और कब वहां श्रीलंका में किस स्थान तक जाता है, तो ये तलैया मन्नार नामक स्थान है, तो श्रीलंका के तलैया मन्नार तक जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो है कहाँ पर स्थित है, एडम ब्रिज या श्री राम सेतु या फिर इसी को एडम ब्रिज कहते हैं या इसी को आदम का पुल कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। देखिए एक स्कीम है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि इसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा कि मोदी जी ने अभी गुजरात के अंदर एक अभियान शुरू किया है और वो अभियान आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और उस अभियान का नाम क्या है, जन संचय जन भागीदारी। तो याद रखिएगा कि जन संचय जन भागीदारी, ये किसने शुरू किया है, तो भागीदारी, ये अभियान शुरू किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मोदी जी ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम क्या है, ज्योतिपुंज, ठीक है। तो ज्योतिपुंज जो है वो रचना किसकी है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। इसके अलावा याद रखिएगा कि एक किताब है जिसको कहा जाता है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स। तो ये याद रखेंगे कि एग्जाम वॉरियर्स जो है वो किसकी रचना है, तो ये भी जो है एग्जाम वॉरियर्स जो है मोदी जी की रचना है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो वाजपेयी जी की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जो वाजपेयी जी हैं इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, स्वर्गीय बेचारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उन्होंने एक रचना लिखी थी संसद के उपनिषद, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि ये किसकी किताब है, संसद के उपनिषद, तो याद रखिएगा दोस्तों संसद के उपनिषद जो है वो किसने लिखा है, तो अटल जी की रचना है। इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी थी जिसका नाम था, हम कह सकते हैं जिसका नाम था मेरी 51 कविताएं, ठीक है। तो मेरी 51 यानी 51 कविताएं, तो ये जो है किसकी रचना है, मेरी 51 कविताएं, ये जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, एक कह सकते हैं एक इनकी रचना और है, राजनीति की रफ्तीली राहें, राजनीति की रफ्तीली राहें, ठीक है। तो राजनीति की रफ्तीली राहें ये किसकी रचना है, तो ये अटल जी की रचना है। इनके समय में जो प्रधानमंत्री के पद पे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है यानी LK आडवाणी, ठीक है। LK आडवाणी जी की रचना कौन सी है, तो इन्होंने कहा है, इनकी जो रचना है उसका नाम है नजरबंद लोकतंत्र, नजरबंद लोकतंत्र। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये सब आपके लिए सदाबहारी प्रश्न है, कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब अटल जी की सरकार थी तो 24 दलों का जो है इनको समर्थन प्राप्त था, सबको लेके साथ चलना था, जो कि एक बहुत कठिन काम था। उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री पद पे थे और भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है उसको काफी हद तक इन्होंने जो है सुधार दिया था अपने समय में। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उस समय एक एक्सप्रेस भी चल गई थी जिसको कहा जाता है समझौता एक्सप्रेस। क्या कहते हैं, समझौता एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा कि जो समझौता एक्सप्रेस है वो किसके समय में चली थी, तो अटल जी के समय में चली थी। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो दिल्ली से है, ठीक है, दिल्ली से है। और दिल्ली में आपको पता है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी यानी आप, ठीक है, आप या आम आदमी पार्टी के जो है कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे। तो केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या करा है इन्होंने, इस्तीफा दे दिया है। अब इनके इस्तीफा देने के बाद वहां पर कमान किसने संभाल ली है, तो यानी जो मुख्यमंत्री का जो है जो कार्यभार है या उसकी जो शपथ है वो किसने ली है, तो याद रखिएगा आतिशी मार्लेना, ठीक है। किसने याद किया है ये काम, तो आतिशी मार्लेना, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये पार्टी यानी जिसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं, दिल्ली में जब 70 सीटों पर चुनाव हुआ था तो 67 सीट इसने अकेले जीती थी चुनाव में, ठीक है। केजरीवाल जब चुनाव लड़े थे तो मतलब 70 में से 67 सीटों को जीत लेना बहुत बड़ी बात थी। इसका कारण ये था
कि ये जो पार्टी है तब अस्तित्व में आई जब अन्ना हजारे ने एक लोकपाल यानी जो है अन्ना जी ने जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे कहा जाता है जन लोकपाल विधेयक। क्या होता है? जन लोकपाल विधेयक। इस आंदोलन को लेकर तीन चेहरे जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए थे, जिनमें से एक थे अरविंद केजरीवाल, दूसरा जो शख्स है या दूसरे जो व्यक्तित्व हैं वो अन्ना हजारे जी, यानी अन्ना जी तो थे ही, उसके सूत्रधार थे, फिर केजरीवाल भी जिस थे, और तीसरा किरण बेदी, देश की पहली महिला आईपीएस जो है किरण बेदी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर जनता में भयंकर आक्रोश था, भयंकर नाराजगी थी। और उस समय जो दिल्ली में सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस से जो है उकता चुके थे, कहीं ना कहीं उससे परेशान हो चुके थे कि उसकी कुछ ना कुछ नीतियों या कुछ ना कुछ कमियों के कारण उन्होंने क्या किया कि जबरदस्त जब इलेक्शन होता है तो 70 में से 67 सीटें जो है वो सीधे कौन जीतता है? उस समय केजरीवाल जी, यानी जो है कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी की जो है कह सकते हैं कि इनका क्या नाम है, आतिशी मारलेना, ये कौन बनी है? तो इस समय मुख्यमंत्री के पद पर हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है वहां पर, ठीक है। उन पर जो है एक घोटाले का मामला चल रहा है इसको लेकर। और अन्ना जी के जो है कह सकते हैं इस आंदोलन यानी जन लोकपाल आंदोलन से इसके जो नेता हैं वो उभर कर सामने आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर कभी भी आपसे कहता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली की लोकसभा सीट कितनी है, तो दोस्तों ये तो हमने पहले ही बता दिया कि 70 सीटें हैं। लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 7 सीटें हो जाएंगी, और अगर विधानसभा या जो है विधानसभा की सीट की बात करें तो विधानसभा सीट कितनी हो जाएगी? वो 70 हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली को याद रखिएगा, इसको रैलियों का नगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? रैलियों का नगर, ठीक है। रैली बहुत निकलती है क्योंकि वहीं पर पार्लियामेंट भी है, हमारी जो संसद है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। यहीं पर कुतुब मीनार भी स्थित है, इस चीज को भी याद रखिएगा, कुतुब मीनार भी यहाँ पर स्थित है। कुतुब मीनार की जो नींव है वो किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डाली गई थी, लेकिन वो इसको पूरा नहीं करा पाया था क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। जब 1210 में वो पोलो या चौगान खेल रहा था तो उसकी मौत हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद जो उस यानी कुतुब मीनार है उसको जो किसने जो है पूरा कराया था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने, यानी नींव डालने का काम जो है वो किसने किया है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि उसको पूरा किसने कराया है? तो इल्तुतमिश जी ने उसको पूरा कराया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के बारे में याद रखिएगा कि यहीं पर क्या है? जंतर मंतर भी स्थित है, ठीक है। सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण भी यहाँ पर कराया था। दिल्ली के अगर डिजाइनर की बात करें तो एडविन लुटियंज कौन हो जाएंगे? तो एडविन लुटियंज जो है वो क्या है? वो इसके सूत्रधार हैं। अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो आगरा नदी के किनारे है। अगर कहता है इसका पुराना नाम क्या है, तो इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली को ही कहा जाता था। जब 16 महाजनपद थे तो इंद्रप्रस्थ जो है वो किसको कहते थे? दिल्ली को कहा जाता था। साथ ही साथ जो लाल किला है दोस्तों, याद रखिएगा, लाल किला। इसके अलावा जो जामा मस्जिद है, क्या है? जामा मस्जिद है। ये सब कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। और लाल किले के पास ही मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने कराया था। बहुत कह सकते हैं बड़ी नहीं है, तो याद रखिएगा कि मोती मस्जिद जो है वो भी कहाँ है? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, जो दिल्ली में है, स्थित है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे सारे के सारे फैक्ट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत की राजधानी दिल्ली को परमानेंट जो बनाया गया यानी स्थायी रूप से, वो वर्ष 1911 में। यानी राजधानी पहले कलकत्ता होती थी, कलकत्ता से उसको स्थानांतरित किया गया, कहाँ? दिल्ली में स्थानांतरित किया। तो आशा कर रहे हैं कि सारी चीजें आप समझ रहे हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में केरल राज्य से, ठीक है। केरल राज्य में एक उत्सव है जिसे हम कहते हैं ओणम उत्सव। क्या कहते हैं? ओणम उत्सव। ये जो ओणम उत्सव है ये केरल में मनाया जाता है। खासतौर पर जो फसलों की कटाई है उस समय होता है, और ओणम उत्सव में अक्सर नौका दौड़ वगैरह भी कराई जाती है। तो ये उत्सव केरल में शुरू किया गया है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा केरल में। और ये 10 दिवसीय उत्सव है। कितने दिन चलता है? तो 10 दिवसीय, यानी 10 दिवस तक ये चलने वाला उत्सव है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाएगा? तो केरल राज्य में। इसके अलावा अगर बात करते हैं केरल की, तो इसको क्या कहते हैं? इसको मसालों का घर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मसालों का घर कहा जाता है। अगर कभी भी कहता है कि मसालों का राजा किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि राजा हमेशा काला काला होता है। तो काली मिर्च जो है वो मसालों का राजा हो गई। क्या हो गया? काली मिर्च काली काली होती है ना, तो इसको कहा गया मसालों का राजा। और अगर कभी भी कहता है कि मसालों की रानी के नाम से किसको जानेंगे, तो याद रखिएगा ये कहा जाता है इलायची को। किसको कहते हैं? इलायची को, ठीक है।
इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा साथियों, ये जो केरल राज्य है नारियल का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इसके अलावा जो रबर है, रबर का प्रमुख उत्पादक जो है, या रबड़ का जो प्रमुख उत्पादक है, वो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इसके अलावा जो यहीं पर एक बांध है जिसे कहा जाता है मुल्ला पेरियार बांध, क्या है? मुल्ला पेरियार बांध। तो ये याद रखेंगे साथियों कि मुल्ला पेरियार नाम का जो बांध है वो कहां पर है? तो केरल राज्य में है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार के नाम से क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा वो भी आपका केरल राज्य में है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि जो केरल राज्य है वहीं पर 1921 में, कब की बात हो रही है? 1921 में मोपला जनजाति ने विद्रोह किया था। क्या किया था? मोपला जनजाति ने विद्रोह किया था। अब मोपला कौन है? तो ये मुस्लिमों की एक कृषक जनजाति है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। मुस्लिम कृषक जनजाति है। और किसके विरुद्ध आवाज उठाई गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो है आवाज जो उठाई गई है वो किसके विरुद्ध उठाई गई है? तो अंग्रेजों के विरुद्ध उठाई गई है, ठीक है। यानी मुस्लिम कृषक जनजाति है जिसका नाम मोपला है, इन्होंने 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये एक तरह की, किस तरह की जनजाति है? तो ये एक प्रकार की कृषक जनजाति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों शतरंज से है। किससे है? शतरंज से, ठीक है। शतरंज की एक बड़ी संस्था है जिसको कहा जाता है, एक प्रतियोगिता है जिसे फिडे कहते हैं। और ये फिडे 100 के नाम से यानी जो है एक आयोजन हुआ, और इसमें 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। एक तो पुरुष वर्ग में माना गया कि सर्वश्रेष्ठ जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं, और दूसरा जो है वो महिला है, ठीक है। तो महिला है, ये चीज याद रखिएगा। इन दोनों के नाम जो है जरूर याद रखिएगा। एक तो है पालगर जी, ठीक है। जो पालगर हैं ये कह सकते हैं महिला है, ठीक है। पालगर क्या है? नहीं, पालगर जो है वो पुरुष है, ठीक है। पालगर, तो याद रखिएगा पालगर जो है इनको क्या दिया गया है? शतरंज का जो है कह सकते हैं मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया है। और जो सॉरी पालगर जो है, पालगर नाम हो जाएगा महिला का। यहाँ पर पालगर जो है वो कौन है? महिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन जो है ये इसके कह सकते हैं शतरंज के मामले में सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी माने गए हैं वर्ष के, ठीक है। वर्ष 2024 की बात हो रही है। अब ये ध्यान रखिएगा शतरंज के बोर्ड के नमूने जो है वो लोथल से मिले हैं। लोथल से, लोथल कहाँ है? तो ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का एक नगर था, एक स्थल था, एक बंदरगाह नगर था, कुछ भी कह सकते हैं। लोथल की जो खोज है वो S.R. राव ने की थी। किसने की थी? तो S.R. राव ने। ये एक प्रकार का गोदी या बंदरगाह नगर है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे कि एक प्रकार का कैसा नगर है? तो बंदरगाह नगर है। ये कहां पर है? तो गुजरात राज्य में है। कहां पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में है। यहां से शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले थे। तो याद रखिएगा शतरंज के बोर्ड के नमूने जो है, बोर्ड के नमूने कहां से मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल से। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, शतरंज में आपने देखा होगा चौकोर चौकोर जो है खाने होते हैं। तो पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शतरंज के बोर्ड के नमूने में जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल 64 खाने होते हैं, यानी 64। एक शतरंज का जो बोर्ड होता है उसमें कितने खाने होते हैं, कितने वर्ग बने होते हैं? तो 64 वर्ग बने होते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54वां यानी 54, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और इसमें क्या है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2024 में वितरित किया गया, ठीक है। 2024 में, लेकिन ये कब का पुरस्कार है? 2024 का नहीं है, ये 2022 का है। पुरस्कार कब का है? 2022 का है, लेकिन वितरित कब किया जा रहा है? तो 2024 में, ठीक है। ये किसको दिया गया? तो याद रखिएगा फिल्म अभिनेता जिनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन जो है, मिथुन दा को, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मिथुन दा, ठीक है। एक जमाने में बड़ा क्रेज हुआ करता था, और मिथुन की जितनी पिक्चरें होती थी मुझसे तो कोई नहीं छूटती थी। आप लोगों में जो पुराने बच्चे हैं वो भी सब देखते होंगे। तो याद रखिएगा कि जो मिथुन चक्रवर्ती है उनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, और 2024 में दिया गया है। लेकिन कब का है? तो 2022 का है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके पहले 2021 वाला 2023 में वितरित किया गया था, और ये दिया गया था वहीदा रहमान को। किसको दिया गया था?
तो वहीदा रहमान को, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये चुना गया है, वर्ल्ड वाइड ये चुना गया है दोस्तों, किसको चुना गया है? 2024 की बात हो रही है, 2024 की। तो याद रखिएगा ये चुना गया है ध्रुवी पटेल को। किसको चुना गया है? ध्रुवी पटेल। तो ध्रुवी पटेल जी को ये चुना गया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो है ये किसको चुना गया है? तो ध्रुवी पटेल को चुना गया है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पर और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रतियोगिता जो है 31वीं थी। किस नंबर की थी? 31वां था, ठीक है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट चला है 31वां था, और ये जो है न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? न्यू जर्सी में। और जो न्यू जर्सी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। और ये याद रखिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई सन 1776 को मनाया जाता है। कब? 4 जुलाई सन 1776 को, ठीक है। किसके नेतृत्व में आजाद हुआ था? तो वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में आजाद हुआ था, इसीलिए इसकी राजधानी का नाम भी वाशिंगटन रखा गया है। न्यूयॉर्क जो है वो यहाँ का एक प्रमुख शहर है। न्यूयॉर्क जो है एक प्रमुख शहर है, और इसको बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा कि शानदार दूरियों का शहर किसको कहते हैं? तो वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। साथियों आखिरी क्वेश्चन आज का है कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक संगठन है, आपको पता है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये सब है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये संगठन जो है इसने एक बैंक बनाया है अपना, जिसको कहा जाता है एनडीबी। क्या कहते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एनडीबी। अभी हाल ही में इसमें एक और देश शामिल हुआ है जिसका नाम है अल्जीरिया। तो अगर आपसे सवाल करता है, कभी भी पूछता है कि ब्रिक्स द्वारा स्थापित किए गए जो एनडीबी है उसमें शामिल होने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? अल्जीरिया हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आशा कर रहे हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, और आप एक बढ़िया नोट्स बनाकर सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर रहे हैं। चाहे आप जीडी की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, हर परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको परीक्षाओं में मिलेगा, क्योंकि ये सदाबहारी प्रश्न है जो आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे बैच लेना है। आपको ट्रायल क्लास दी जाएगी, आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।